गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लास में। हम पढ़ रहे हैं बीए सेकेंड ईयर की ज्योग्राफ़ी, और बीए सेकेंड ईयर की ज्योग्राफ़ी में हम अध्ययन कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से संसाधन भूगोल का। कौन सी भूगोल का? संसाधन भूगोल। मानव भूगोल का हमने अध्ययन पहले कर लिया है, और आज हम संसाधन भूगोल के अंतर्गत पढ़ रहे हैं संसाधनों के उपयोग के बारे में। संसाधनों का उपयोग ये हमारा टॉपिक है। इससे पहले की कक्षाओं में हमने, जैसा कि आपको पता होगा, इससे पहले की कक्षाओं में किन चीज़ों का अध्ययन कर लिया था हमने। इससे पहले की कक्षा में हम पढ़ रहे थे संसाधन भूगोल के विषय क्षेत्रों के बारे में। विषय क्षेत्रों के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे, और विषय क्षेत्रों के बारे में जब अध्ययन हमने किया था तो संसाधन भूगोल के विषय क्षेत्रों को हमने मुख्यतः कितने भागों में बांटा था? 4 भागों में बांटा था, जिसमें पहले भाग में हमने पढ़ा था प्राकृतिक संसाधनों का उद्भव और वितरण। इसके बारे में हमने बात की थी। दूसरे भाग में हमने देखा था मानव संसाधन को, और आज की इस कक्षा में जो तीसरी चीज़ हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे संसाधनों के उपयोग के बारे में हैं। और इसके बाद जो चौथा था वो था उसका संरक्षण के संदर्भ में। ठीक है, वो हम पढ़ेंगे संरक्षण के संदर्भ में। तो इन सब चीज़ों का आज की इस कक्षा के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे। आज हम पढ़ेंगे संसाधनों के उपयोग के बारे में। ठीक है, पिछली कक्षा में हमने देख लिया था प्राकृतिक संसाधनों के उद्भव और वितरण में। प्राकृतिक संसाधनों को देखा था हमने, जल, मिट्टी, वनस्पति, जंतु जगत, खनिज वगैरह। मानव संसाधन में देखा था हमने कुछ चीज़ों को, जिसमें मानव की वृद्धि, वितरण, मानवीय छांट, संस्कृति और कौशल से संबंधित बात हम करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, इसमें जर्मनी, जापान के उदाहरण भी हमने देखे थे। आज हम देखते हैं मानव संसाधनों का उपयोग। देखिए, मनुष्य जो है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वर्तमान में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास उसने किया है। किसका किया है? अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रौद्योगिकी यानी कि उद्योग धंधे और विज्ञान बोले तो साइंस, उसका डेवलपमेंट किया है उसने, और प्राकृतिक संपदा का उसने उपयोग किया है। इन दोनों को शामिल करते हुए उसने उपयोग किसका किया है? प्राकृतिक संपदा का। तो यह संसाधनों की श्रेणी में आ जाता है। ठीक है, क्या संसाधनों की श्रेणी में आ जाता है? प्राकृतिक संपदा, प्रौद्योगिकी और विज्ञान। ये किसके संदर्भ में आ जाता है? ये संसाधनों के संदर्भ में इसका अध्ययन किया जाता है। जहाँ अधिक प्राकृतिक संपदा उपलब्ध है लेकिन मनुष्य किसी प्रकार की आर्थिक क्रिया नहीं करता है, तो उसे संसाधनों की श्रेणी में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है ये, याद रखिएगा इस लाइन को। देखिए क्या कहने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर। जहाँ पर अधिक प्राकृतिक संपदा हो, जहाँ पर अधिक प्राकृतिक संपदा उपलब्ध हो, लेकिन जो मनुष्य वहाँ पर किसी प्रकार की आर्थिक क्रिया नहीं हो। आर्थिक क्रिया कब होगी? जब मनुष्य करेगा। तो ऐसे संसाधनों को संसाधन की श्रेणी में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। इस नहीं को ध्यान रखिए आप। मानव द्वारा उपयोग किए जा रहे संसाधनों का अध्ययन ही संसाधन भूगोल की विषय वस्तु बन गई है। ये संसाधन जो इस प्रकार है, जो निम्न है। बहुत इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पर। देखिए, एक बहुत ज़रूरी बात आई है, उस बात को समझना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए भी। वो बात यह है कि मानव द्वारा उपयोग किए गए या किए जा रहे संसाधनों का अध्ययन ही क्या है? संसाधन भूगोल है। इस बात को आप पल्ले के गांठ बांध करके रख लीजिए, क्योंकि यही बात इस संसाधन भूगोल के अंतर्गत जो हम पढ़ेंगे उसमें बेसिक बात बनेगी हमारी। ठीक है, मानव द्वारा जो उपयोग किया जा रहा है ना, वही संसाधन है, और उसी को संसाधन भूगोल के नाम से जाना जाता है। वो कौन कौन से हैं? वो निम्न प्रकार। देखिए, जल सबसे पहले क्या है इसमें? जल देखिए, पृथ्वी पर संपूर्ण जीव जगत की प्राथमिक आवश्यकता है जल। ठीक है, संपूर्ण जीव जगत की क्या है? प्राथमिक आवश्यकता है, और पृथ्वी पर उपलब्ध जल का केवल 2% जल ही मानव के उपयोग के लिए है।
जबकि 98% जल मानव के उपयोग के लिए नहीं है। सामान्यतः एक बात कही जाती है, क्या बात है वो बात इस तरीके से है, आप समझने की कोशिश करना। सामान्यतः ऐसा कहा जाता है कि अगर विश्व में उपलब्ध जल को, जितना भी जल विश्व में है, उस जल को एक जग के, भरे हुए जग के बराबर मान लिया जावे, तो उसमें से एक सुई, ये मान लीजिए सुई है पतली सी, उस सुई की नोक में, क्या, उस सुई की नोक में, ये नोक दिखाई दे रही है ना आपको, देखिए इस सुई की नोक में कितना पानी आएगा, उस सुई की नोक में जितना पानी आएगा, यहाँ पे जूम करके देखना आप, उस सुई की नोक में जितना पानी आएगा उतना पानी क्या है, मानव के पीने के योग्य है। किसके योग्य है? मानव के पीने के योग्य है। इस जग में जितना पानी है उसमें आप सुई डाल करके निकाल लीजिए, उस सुई में जितनी बूंदें लगेगी, जितना पानी आएगा उतना पानी मानव के क्या है, बोलो, पीने के योग्य है। और अगर उसमें से हमने एक चम्मच, जिसको टेबल स्पून बोलते हैं हम, स्वीट स्पून बोलते हैं जिसको, एक चम्मच जल अगर निकाल लिया, पानी निकाल लिया इस जग में से, तो इतना पानी मानव के उपयोग के लिए है, मानव उपयोगी है। यानी कि मानव उसका उपयोग करता है खाने में, पीने में, धोने में, नहाने में, अन्य कार्यों में। ठीक है, सिंपल सा सूत्र था, फॉर्मूला था, आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ भी वही बात है, मैंने आपको उदाहरण देने की, समझाने की कोशिश की है। जितना भी पृथ्वी पर जल है उसका केवल 2% जल ही क्या है, मानव के उपयोग के लिए है, बाकी 98% जल जो है मानव के उपयोग के लिए नहीं है। अर्थात समुद्र में है, सागरों में है, झीलों में है, जिसका मानव उपयोग चाहते हुए भी नहीं कर पाता। इसके बाद देखते हैं दूसरा संसाधन क्या है, भूमि, मिट्टी उसको बोलते हैं, मृदा जिसको बोलते हैं, वो संसाधन है। तो इसमें देखिए क्या है, भूमि एवं मिट्टी संसाधन मानव की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, क्योंकि कृषि, पशुपालन, व्यापार, वाणिज्य, परिवहन आदि इन्हीं संसाधनों द्वारा संभव है, मिट्टी द्वारा, ठीक है, भूमि द्वारा। अगर परिवहन का निर्माण करना है हमको, भूमि की जरूरत पड़ेगी। व्यापार का काम करना है तो व्यापार भी कहाँ पर करेंगे, ज़मीन पे तो करेंगे ना, आसमान में करेंगे। और पशुपालन भी करेंगे तो यहीं, कृषि भी होगी तो ज़मीन पे होगी। तो मनुष्य ने भूमि संसाधन का विकास किया है और उसकी विविधता और उत्पादकता में क्या की है, वृद्धि की है। क्या की है? वृद्धि की है उसकी उत्पादकता। अतः नवीन कृषि पद्धतियों का विकास किया है मानव ने। वन और पशुचारण, भूमि प्रबंधन, मृदा संरक्षण, इन सभी के लिए आवश्यक तत्व बतलाए गए हैं। ठीक है, मानव ने क्या किया है, मिट्टी की उर्वरकता में वृद्धि की है, विविधताओं में वृद्धि की है। अलग अलग प्रकार की मिट्टियों को बनाने में मानव सफल रहा है, हालांकि पाई जाती है, लेकिन मानव उनकी अलग अलग किस्मों को पहचानने में समर्थ रहा है और उन किस्मों में कृषि पद्धतियों का विकास किया है, उनमें ही पशुचारण का प्रबंध किया है, मृदा संरक्षण करने की भी बात कही है। सारी चीज़ें मानव मिट्टी के बारे में समझने की कोशिश कर रहा है। तो मिट्टी भी दूसरा एक महत्वपूर्ण संसाधन हो सकता है जो मानव के लिए उपयोगी। हम पढ़ रहे हैं मानव के उपयोगी संसाधन। तीसरा देखिए, वनस्पति। वनस्पति में आप सभी जानते हैं क्या आती है, वन, घास और झाड़ियों को शामिल किया जाता है। वन कहते हैं जंगलों को, घास तो आप समझते ही हो, झाड़ियाँ भी आप जानते हो। इनमें मानव के लिए कंद, मूल, फल, फूल आदि पदार्थ के साथ साथ इमारती लकड़ी और औद्योगिक काष्ठ यानी कि औद्योगिक कच्चा माल भी प्राप्त होता है। कई सारे उद्योग डायरेक्टली वृक्षों के ऊपर निर्भर है, जैसे बीड़ी उद्योग है, दिया सलाई उद्योग है, फर्नीचर उद्योग है, और तमाम तरह के जो उद्योग है वो सीधे सीधे प्रत्यक्ष रूप से केवल और केवल पेड़ों के ऊपर, वृक्षों के ऊपर निर्भर है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मानव के उपयोग के लिए है। मानव के संसाधनों के उपयोग के अंतर्गत जिन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है
वो इन चीज़ों के माध्यम से हम समझ रहे हैं। इसके बाद देखते हैं और क्या है। इसके बाद है जीव जंतु। अब हम देखते हैं जीव जंतुओं को। हम संसाधनों के उपयोग की बात कर रहे हैं, उसके अंतर्गत जीव जंतुओं को देख लेते हैं। मानव का पशुओं से प्रारंभ से ही गहरा नाता रहा है। प्राचीन काल में मानव पशुओं का आखेट करता था, यानी कि शिकार करता था, उनसे अपना भरण पोषण करता था। संस्कृति के विकास के साथ साथ मानव ने पशुओं को पालना भी शुरू कर दिया। क्या कर दिया? मानव को पालना शुरू कर दिया उनके शिकार करने के बजाय, जिससे उसको क्या प्राप्त होने लगा? दूध, मांस, चमड़ा भी कह सकते हैं इसमें, ये सभी चीज़ें उसको प्राप्त होने लगी। पशुओं का कृषि कार्य में भी उपयोग करने लगा और खाद्य पदार्थ उनसे प्राप्त करने लगा। सौंदर्य और मनोरंजन में भी मनुष्य पशुओं का उपयोग कर रहा है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं संसाधनों के उपयोग की। किसके उपयोग की? संसाधनों के उपयोग की। तो हमने सबसे पहले उपयोग देखा मिट्टी का उपयोग देखा हमने। मिट्टी के उपयोग के बाद या उससे पहले हमने उपयोग देखा वनस्पति का, जल का उपयोग देखा हमने, और अब देख रहे हैं हम जीव जंतुओं का उपयोग। मानो इन सभी का उपयोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता रहा है और करता रहेगा। ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम खनिजों को, कि मानव किस प्रकार से खनिजों का उपयोग करता है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। ठीक है, तो खनिजों को देख लेते हैं हम। देखिए, खनिजों का भी वर्तमान विकास में महत्वपूर्ण योगदान है, महत्वपूर्ण स्थान है। संस्कृति के विकास के साथ साथ प्राचीन काल से ही इनका प्रयोग होता आया है। आधुनिक युग में खनिज संसाधनों का तथा धात्विक अधात्विक खनिज संसाधनों के उपयोग के बिना विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। ठीक है, तो मानव खनिजों से भी लगातार लाभ उठा रहा है और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं इसमें। पवन और सौर ऊर्जा का भी मानव उपयोग कर रहा है, ये सभी आप जानते हैं। पवन और सौर ऊर्जा वर्तमान युग में ऊर्जा के महत्वपूर्ण संसाधन माने गए हैं। सौर ऊर्जा द्वारा पृथ्वी तल के अन्य संसाधन जैसे जल, वनस्पति, जंतु तथा मानव संसाधन शक्ति प्राप्त करते हैं, यानी कि ऊर्जा की प्राप्ति करते हैं। तो ये बातें हैं इसके अंतर्गत। अब देखते हैं हम संसाधन नियोजन और प्रबंधन। इनका नियोजन और प्रबंधन किस तरीके से किया जाता है और किस तरीके से किया जाने की आवश्यकता है। देखिए, मानव समय के प्रारंभिक समय यानी कि प्राचीन काल में प्राकृतिक संसाधनों से हमारे मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं, लेकिन अपने बौद्धिक विकास द्वारा प्रकृति से बदलते हुए संबंध स्थापित कर उन्होंने वनस्पति, जीव जंतु, खनिज एवं ऊर्जा संसाधनों का अधिक विकास किया है, जिससे संसाधनों का अति दोहन हुआ है और इससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा है। ऐसी स्थिति में संसाधन प्रबंधन, यानी कि उनका निर्देशन, प्रबंधन कहते हैं डायरेक्शन को, मैनेजमेंट को, और नियोजन उसकी योजना बनाने कहते हैं, प्लानिंग को, की आवश्यकता उसने महसूस की है। इसी को ध्यान में रखते हुए मानव ने भविष्य में आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक प्रगति जारी रखने के लिए प्राकृतिक संसाधनों के संबंध में रणनीति का निर्माण किया है, जिसमें मूल्यांकन संरक्षण द्वारा अनुकूलतम उपयोग से संसाधनों को पोषणीय आधार प्रदान करने में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, और तथा इन सभी तथ्यों का संसाधन भूगोल के अंतर्गत अध्ययन क्षेत्र में इन सभी को शामिल किया गया है। तो ये बातें हैं जो हम संसाधन भूगोल के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, और संसाधन भूगोल के अंतर्गत इन सभी चीज़ों का हमने अध्ययन किया है। तो आज की इस कक्षा में संसाधन नियोजन प्रबंधन को हमने देखा। एक बार फिर से दोबारा देख लेते हैं। देखिए, मानव क्या है, समय के प्रारंभिक समय में प्राकृतिक संसाधनों से महत्वपूर्ण संबंध बनाता रहा है। अपने बौद्धिक विकास के द्वारा प्रकृति से बदलते हुए संबंध उन्होंने स्थापित किए हैं। इसमें वनस्पति, जीव जंतु, खनिज आदि का उपयोग मानव ने अपने विकास के लिए किया है, जिससे संसाधनों का क्या किया है, उसने दोहन नहीं अति दोहन किया है और पर्यावरण को क्षति पहुंचाने लगा है।
अब ऐसी स्थिति में पर्यावरण के क्षति मानव पहुंचा रहा है, तो हमको पर्यावरण के प्रबंधन की आवश्यकता है। सही तरीके से पर्यावरण से संबंधित कुछ नियम बनाए जाएं, उनका प्रबंधन किया जाए और साथ ही साथ नियोजन किया जाए। नियोजन का मतलब होता है दोबारा योजना बनाई जाए उसके लिए। क्या? दोबारा उसके लिए योजना बनाया जाए, नए मापदंड स्थापित किए जाएं और समय की महत्ता को देखते हुए पर्यावरणीय सुरक्षा को महत्व दिया जाए। उसके तहत लोगों में जागरूकता पैदा की जाए। साथ ही साथ पोषणीय आधार को ध्यान में रखते हुए संसाधनों के दोहन की बात कही जाए। पोषणीय आधार किसको कहते हैं? अपनी आवश्यकताओं को सीमित करके, अपनी आवश्यकताओं को क्या कर दें? सीमित, और आने वाली जो पीढ़ी है उसकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जो विकास किया जाता है उसको क्या कहते हैं? सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट उसको कहा जाता है। और उसी सतत विकास की बात यहाँ पर की गई है। इसके बाद हमने देखिए संसाधन भूगोल के अर्थ को पढ़ लिया। किसको पढ़ लिया हमने? संसाधन भूगोल के अर्थ को पढ़ लिया। उसके बाद संसाधन भूगोल के विशेष क्षेत्र को पढ़ लिया, जिसको कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। अब आने वाली कक्षा में हम संसाधन भूगोल के महत्व के बारे में चर्चा करेंगे कि संसाधन भूगोल का क्या महत्व है, क्या नहीं है। ठीक है, तो आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ इतना ही। मिलेंगे आपसे कल, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।